So welcome back. Today we are going to discuss a new topic, that is potential energy. Previous lecture में we discussed about kinetic energy and the questions related to kinetic energy. आज के लेक्चर में हम पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। एक दो सिंपल न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स पोटेंशियल एनर्जी पे इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर है, मतलब 6th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन सारे न्यूमेरिकल्स को जो थोड़ा हाई लेवल के होंगे, मतलब जो ज़्यादा चांसेस होगा जिन न्यूमेरिकल्स का आपके एग्जामिनेशन में आने का, उन सारे क्वेश्चंस को, मतलब बोलो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी समझ लेंगे और इनसे रिलेटेड एक दो सिंपल क्वेश्चंस कर लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी आज हेडिंग लगाइए, शुरू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जैसा कि हमने डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या एनर्जी प्रोसेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी को हम हर केस में डिफाइन नहीं कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी को हम किसी स्पेशल केस में डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास एक फोर्स है एंड दैट फोर्स इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या हम फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाएंगे? आंसर है नहीं। पोटेंशियल एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्सेस के लिए डिफाइंड नहीं है। अब देखो, हम बात क्यों कर रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस की। देखो, आपको पता है कि कभी भी आप काम करते हो तो व्हेनेवर यू डू सम वर्क, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो चुका था कि एनर्जी मतलब काम करना, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र करना। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, उस स्टेटमेंट को समझते हैं। द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इज पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर, राइट डाउन, पोटेंशियल energy is only defined for conservative forces. Potential energy is defined for conservative forces, और यहाँ पे टर्म है, एक वर्ड आया है only. So potential energy is only defined for conservative forces. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात हम नहीं करते हैं। फोर्सेस मतलब क्या? देखो, फोर्स मतलब उस फोर्स के कारण कुछ काम होगा, बस वही काम को हम डिफाइन कर रहे हैं फोर्स के टर्म्स में। फोर्स के कारण कुछ काम होगा तो उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं। एक सेकेंड, कैमरा का सेटिंग्स मुझे बार बार चेक करना पड़ता है। ओके, सो जब हम काम करते हैं तो भी जनरली अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को हम फोर्स लगा करके पुश कर रहे हैं तो ये कुछ डिस्प्लेस करेगा ना, इस बॉक्स के अंदर होगा डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, फोर्स भी आ गया, तो अब हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो किस तरह का फोर्स लेना है तब कंजर्वेटिव फोर्सेस, किस तरह का फोर्स लेने से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा? तो ये जो फोर्स होगा ये कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ये ध्यान में रखना। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं करते। जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस आएंगे? 3 फोर्सेस मैंने आपको बताया था जनरली। तो पहला तो फोर्स आता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन इज स्प्रिंग फोर्स, and the last one is electrostatic force. electrostatic force, देखो इस टॉपिक को थोड़ा बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग। थोड़ा सा इसको प्रॉपरली समझने की कोशिश करना इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पढ़ना है ना, आपके सिलेबस में आपको सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है। अगर आप स्कूल लेवल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो अगर सिर्फ स्कूल में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं। स्प्रिंग फोर्स पे क्वेश्चन आएंगे अगर आप थोड़ा हायर लेवल पे जा करके पढ़ोगे तो। अभी फ़िलहाल हम स्कूल लेवल एग्जामिनेशन को फोकस कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने जो देखा है, पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला जो आपने देखा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, एक्चुअली ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ओके, सो इसीलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं कि सारे फोर्सेस को लेकर के देखो कौन कौन से फोर्सेस हैं यहाँ पे। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब एक कंजर्वेटिव फोर्स तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स हमारा स्प्रिंग फोर्स हो गया, और तीसरा कंजर्वेटिव फोर्स हमारा
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो ये 3 कंजर्वेटिव फोर्सेस जनरली हमें पता होता है। अब देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एनर्जी आएगा दैट विल बी नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसी का फॉर्मूला होता है mgh, जो आपने डेरिवेशन जो आपको अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। स्प्रिंग के कारण, स्प्रिंग फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है बॉडी में, दैट इज नोन एज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से अगर आप चार्जेस के कारण, सपोज आपके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस। अगर आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली चार्जेस के बीच में लगता है। पॉजिटिव के ऊपर लाइक चार्जेस के ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगता है, मतलब ये दोनों रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और ये दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के ऊपर लगता है। अब यहाँ देखो, जो एनर्जी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आएगा दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आज के लेक्चर का हमारा मेन मुद्दा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ ये हम डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह आता है। स्प्रिंग, देखो एक फील आना चाहिए आपको ना कि आप पढ़ क्या रहे हो। पहली बात तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते हैं। उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसको डिस्कस करेंगे आगे। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा समझ लो क्या होता है। मान लो कि आपके पास क्या है कि आपके पास, चलो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके समझा देंगे क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इन तीनों फोर्सेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा इन्हीं के नाम पे आता है। एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो हम बात करते हैं ना फ्रिक्शन की, फ्रिक्शनल फोर्स मैंने डिटेल में पढ़ाया है। फ्रिक्शनल फोर्स ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इट इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आता ही नहीं है। जैसे कि आप कभी नहीं सुने होंगे फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, आप कहीं सर्च भी कर लो, गूगल में सर्च कर लो, कहीं और सर्च कर लो, आपको मिलेगा ही नहीं। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये फ्रिक्शन जो है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के कारण आता है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, अगर ये जानना है तो लेक्चर 2 देख लो प्रॉपर्ली, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हम बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस से ही लेकर आएंगे। समझ गए? ये देखो, फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी या नॉर्मल रिएक्शन के कारण जो फोर्स लगता है वो भी कुछ नहीं होता, उससे उसके कारण भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता है। तो ये सब थी बेसिक बात है। यहाँ तक आपको याद क्या रखना है, ओनली वन थिंग, फ्रिक्शनल फोर्स, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, और वो है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण ही डिफाइंड है। फ्रिक्शनल फोर्स इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज़ ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, बस इतना याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, हम किस व्हाट इज़ द दिस डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो द एनर्जी पोसेस, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, द एनर्जी possessed by an object by virtue of its position or its configuration। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि किस तरह से आप सजा रहे हो सारे बॉडीज़ को, by virtue of its position, its configuration और its shape। थोड़ा समझो इसे। तो हम क्या बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में, दिस इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब ये एक ऐसा एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा। कब स्टोर होगा? जब आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर दोगे, ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दोगे या ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दोगे। जैसे
ये ग्राउंड है, ठीक है। और एक और चीज़, पोटेंशियल एनर्जी, अकेला पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन नहीं होता है। 11th या 12th क्लास में आप समझोगे पोटेंशियल एनर्जी को हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक्चुअली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को आज समझ रहे हैं, तो समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, तो उतना डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा कि पोटेंशियल एनर्जी कहना सही है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहना सही है। ऐसे तो अगर देखा जाए फिजिक्स के लैंग्वेज में तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा टर्म डिफाइन ही नहीं है। हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल। हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो उसका चेंज निकालते हैं, कितना चेंज हुआ। चेंज का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड लेवल पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को हम उठा करके ऊपर ले गए इस पोजीशन पे, तो इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन ये हो गया। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन में कुछ चेंज आया है, ठीक है, ये हो गया पोजीशन का चेंज। इस पोजीशन के चेंज करने से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ छोड़ोगे, ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है, नीचे आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, जैसे नीचे खींचेगा और ऑब्जेक्ट धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये हो गया आपका चेंज इन पोजीशन। जब आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर दोगे तो आपका बॉडी में जो ऑब्जेक्ट है उसमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारा एग्जांपल्स है इसका, जैसे कि बहुत ही जब डैम वगैरह में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वहाँ से वाटर को बहुत हाइट से ऊपर से फॉल कराया जाता है, वाटर बहुत ऊपर से गिरता है, तो वहाँ पे वाटर में एनर्जी स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो फिर जा कर के टरबाइन को रोटेट करेगा, फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होता है, वो सब प्रोसेस है एक। तो किसी हाइट में अगर एनर्जी, किसी हाइट में किसी ऑब्जेक्ट को आप रख दो तो पोजीशन के चेंज करने से, जैसे इनिशियल पोजीशन इसका ये था, ठीक है, उसका फाइनल पोजीशन क्या हो गया, अब ये हो गया, तो पोजीशन के चेंज करने से बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है ज़रा समझो। मान लो कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे था, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब ग्राउंड पे था, तो इसका एनर्जी था 0 जूल्स। एनर्जी का ऐसा यूनिट 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट भी वही होगा, 0 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, सबका ऐसा यूनिट जूल्स होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी है 0 जूल्स, और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आया तो इसका एनर्जी हो गया 10 जूल्स। व्हाट इज़ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये है डेल्टा। डेल्टा सिंबल होता है चेंज का। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब जब भी चेंज निकालो तो हमेशा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करते हो, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, ये फाइनल पोजीशन है, ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाया गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये हो गया फाइनल पोजीशन। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी है वो है 10 जूल्स माइनस इनिशियल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का एनर्जी कितना है, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो 0 जूल्स, नॉट 10 माइनस 0 कितना हो गया 10 जूल्स। तो एक्चुअली वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी टर्म हम यूजुअली डिफाइन नहीं करते, बट आपके लेवल पे ये बात सही है, आप डिफाइन कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी आपके ऊपर है, बट कॉन्सेप्ट समझिए आप, मैं क्या बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट को समझिए। एक तो हो गया चेंज इन पोजीशन से, हालांकि आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी निकालोगे ना, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mgh के फॉर्मूले से निकालोगे तो भी इतना ही आंसर आएगा, इसमें आंसर अलग नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि इनिशियली ऑब्जेक्ट के पास कुछ एनर्जी था और वो 0 के बराबर नहीं था, मान लो इनिशियली ऑब्जेक्ट के पास कुछ एनर्जी था, 5 जूल का एनर्जी था इनिशियली, और फाइनली जब इसका पोजीशन चेंज किया गया तो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आ गया 10 जूल, तो अब कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ ऑब्जेक्ट में, तो 5 से 10 कितना चेंज हुआ, इसमें 5 हुआ, 10 माइनस 5 5 का चेंज हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 5 जूल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, जनरली हम कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं तो चार्जेस के केस में हम कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, आप पढ़ोगे ये सब आगे में, बस जितना 9th की चीज़ें हैं ना उतना मैं आपको कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा समझा दूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन वाला चीज़, जैसे मान लो आपके पास 2 चार्जेस है, प्लस माइनस इस तरह, प्लस प्लस इस तरह से पास पास में अरेंज्ड है, या फिर समझ लो कि दोनों चार्जेस, ठीक है, प्लस प्लस दोनों एक ही साथ इस तरह से अरेंज्ड है। अब होगा क्या, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, तो ये दोनों आपस में दूर दूर जाना चाह रहा होगा। तो मान लो ये अपना कॉन्फ़िगरेशन, ये जिस तरह से सजा कर रखा हुआ है, ये अब कुछ दूर जा कर के हम इसे सजा कर यहाँ पर रख देते हैं। पहला कॉन्फ़िगरेशन ये था, दिस इज़ फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज़ सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन। तो पार्टिकल को या चार्जेस को इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए कितना काम किया गया, या फिर क्या एनर्जी
हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कितना एनर्जी लगा, दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। देखो आप जब इसे अलग अलग करोगे या फिर पास पास लाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और ये काम क्या है ये आगे हम लोग डेरिवेशन में ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या होता है। ऐसे तो रिपेल होना चाहेगा, लेकिन रिपेल होकर ये बहुत दूर चला जाएगा, तो आप इसको सिर्फ धीरे धीरे इसको मूव करोगे कि यहाँ तक आकर रुक जाइए, तो रोकने के लिए इसको पकड़ कर रखना पड़ेगा, मतलब आपको काम करना पड़ेगा तभी यहाँ पे रह पाएगा, नहीं तो ये इसको रिपेल करेगा, ये और दूर दूर चला जाएगा। तो वो चीज़ है, तो आपको काम करना पड़ेगा इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जनरली आप रफ लैंग्वेज में समझ सकते हो कि ये होता है सजावट, किस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन में सजा कर रख रहे हो। ये एक सजावट हो गया, सिस्टम हो गया, एक पार्टिकल यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे, दोनों एक साथ रख दिया गया तो ये एक सिस्टम बन गया। उसी तरह से ये एक सिस्टम बन गया, तो ये अलग सिस्टम, ये अलग सिस्टम, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज जितना आएगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा चीज़ है शेप। अब शेप में चेंज होने से भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो। इमेजिन करो आपके पास एक फुटबॉल है, आप उसे कंप्रेस करो, आप फोर्स लगा कर कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लगा रहे हो तो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर। अब जैसे ही आप छोड़ोगे तो इनिशियली फुटबॉल क्या होगा, फुटबॉल ये कंप्रेस हो जाएगा, ये थोड़ा शेप में चेंज हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप फोर्स को हटाओगे तो फुटबॉल वापस अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा। जो एनर्जी आपने दिया है उस एनर्जी को खर्च करके ये वापस अपने शेप में आना चाहेगा, तो दिस इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है, और चेंज इन शेप के कारण पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में ये डेफिनेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, आप लिख सकते हो एग्जाम में अगर आ जाए तो इसी तरह से डेफिनेशन लिख दोगे, सही होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पहला टाइप हमने डिस्कस किया अभी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में फर्स्ट टाइप इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। पहले स्प्रिंग को डिस्कस कर लेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड टाइप इज gravitational potential energy, and the third one is electrostatic potential energy. electrostatic potential energy फटाफट लिख लो थोड़ा। अच्छा, इंक भरना होगा पेन में, 1 मिनट देना। So there are 3 types of potential energy actually. The first one is spring, second one is gravitation, and the third one is electrostatic potential energy. अब इनमें से हम सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप हायर क्लासेस में सीखोगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं सीखना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग लगा लेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सो वी ऑल नो दैट स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्सेस से आता है पोटेंशियल एनर्जी। सो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आया है कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग फोर्स से। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है, ये मैंने एक ब्लॉक बनाया है, वॉल है, दीवार समझ लो इसे, और इनिशियली स्प्रिंग तुम्हारे पास कुछ इस तरह से है। ये तुम्हारे पास स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है इस स्प्रिंग से अटैच्ड। समझना, ठीक है, इसको प्रॉपरली समझना। हम कुछ करने वाले हैं यहाँ पे, हम इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस ब्लॉक को हम खींचेंगे तो ये स्प्रिंग थोड़ा फैलेगा, इलोंगेट होगा, ये स्प्रिंग फैलेगा, ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग इस तरह से फैलेगा। अब होगा क्या, तुमने यहाँ पे फोर्स लगा कर रखा है, एक्सटर्नल बोल देते हैं इसे, दिस फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या होगा समझो, द मोमेंट यू रिलीज दिस फोर्स, जैसे ही तुम इस फोर्स को हटाओगे तो ये ब्लॉक वापस इधर जाना चाहेगा। हाँ कि ना, हटा देते हैं इसे, चलो इस फोर्स को हटा देते हैं। अब ये जो स्ट्रेच हुआ है
ये जो स्ट्रेच हुआ है क्या हुआ है यहाँ पे, क्या इस स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, क्या इस स्प्रिंग का शेप चेंज हुआ है। इमेजिन करो आपके हाथ में एक रबर बैंड है, इस रबर बैंड को उसके ओरिजिनल पोजीशन से, उसके ओरिजिनल शेप से, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से आप खींच रहे हो। आप खींच करके रबर को इतना एक्सपैंड कर चुके, अब जैसे ही रबर को छोड़ोगे क्या होगा, वापस ही अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स। आपने फोर्स लगाकर इस ब्लॉक को इधर खींचा, जैसे ही वो फोर्स हटा ये स्प्रिंग वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा, क्योंकि शेप का चेंज हो गया, इसमें स्प्रिंग का शेप चेंज हो गया, वापस से वो अपने स्प्रिंग पोजीशन इनिशियल पोजीशन पे आना चाहेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे ये देखो, ये ओरिजिनल पोजीशन था, ये ओरिजिनल शेप था स्प्रिंग का, जो चेंज आया स्प्रिंग का शेप में, स्प्रिंग में जो चेंज आया, यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आया, इस चेंज को लाने में जो वर्क डन हुआ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस शेप को इस ओरिजिनल शेप से फाइनल शेप में चेंज करने के लिए जो आपने वर्क किया है, आपने वर्क किसके अगेंस्ट किया है, इस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। देखो जब ये फोर्स लगाओगे तो एक्चुअली में ये जो स्प्रिंग है ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर खींच रहा होगा अपने आप को, वो उधर जाना नहीं चाह रहा होगा, आप उसे पकड़ करके खींच रहे हो ना। अगर आप उसे पकड़ कर खींच रहे हो तो उधर जाना चाह रहा होगा, जैसे ही छोड़ोगे वापस उधर चला जाएगा। तो आप उसके अगेंस्ट फोर्स लगाकर खींच रहे हो, वो आप उसे खींच रहे हो लेकिन स्प्रिंग अपने आप को उस डायरेक्शन में खींचना चाह रहा होगा, पीछे के डायरेक्शन में। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, ये वर्क डन इधर हो रहा है ना, आप इसके अगेंस्ट कर रहे हो। तो दिस वर्क इज डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। काम किसके अगेंस्ट हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। किसके डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है। ये एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है बट किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट। वर्क इज डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। अब देखो जब वर्क स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट हुआ, और हम जानते हैं दिस स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये काम जो हो रहा है, इस काम करने के कारण एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा इस पूरे स्प्रिंग में, और दिस एनर्जी विल बी नोन एज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी कैसे स्टोर होगा वो समझो। देखो अगर इसमें एनर्जी स्टोर नहीं होता तो तुम इस स्प्रिंग को, अगर इस ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ देते, फोर्स रिलीज़ कर देते, तो ब्लॉक जैसे यहाँ पे ब्लॉक को छोड़ दिए तो ब्लॉक यहीं पे रहता, वापस उधर नहीं जाता अगर एनर्जी नहीं होता तो। लेकिन क्योंकि खींचने के कारण इस स्प्रिंग में यहाँ पे इस जितना ये चेंज आया है, इस चेंज में इसका चेंज इतना होने के कारण, मतलब ये चेंज होने के कारण इसके अंदर एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि स्टोर हो गया है स्प्रिंग में, अब ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस ब्लॉक को वापस अपनी तरफ खींचना चाहेगा। अब जैसे ये फोर्स हटेगा वापस अपने ब्लॉक को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में उसे ले आएगा वो, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, हम ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाकर काम कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को खींचने के लिए जो हम काम कर रहे हैं इस फोर्स के अगेंस्ट, ये वर्क डन बहुत ही स्लोली होना चाहिए। अब इसका भी एक रीज़न है, आप जो काम कर रहे हो, देखो आपको पता है काम तभी हो सकता है जब फोर्स हो और फोर्स के कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। हमें तो फोर्स दिखाई दे रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। अगर इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट को देखोगे तो, क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ मूव किया ना, तो इतना ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स देखो और डिस्प्लेसमेंट देखो तो दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन हम वर्क डन किसके कारण डिफाइन कर रहे हैं, अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स ना। ये जो काम हो रहा है, अगर ये स्प्रिंग फोर्स नहीं होता, इमेजिन करो अगर यहाँ पे स्प्रिंग में कोई फोर्स ही नहीं होता तो आपको काम करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते स्प्रिंग अपने आप चला जाता उधर। समझ पा रहे हो? मान लो कि आपके पास एक धागा है, ठीक है। अब धागा में इलास्टिक नेचर तो होता नहीं है, धागा इसी तरह से रखा हुआ है। आप धागा को पकड़ करके सीधा कर दिए, इस तरह से धागा रखा हुआ है आपके पास, इस तरह से धागा है, आप पकड़ कर सीधा कर दिए, तो बहुत कम काम करना पड़ेगा ना, फोर्स बहुत कम लगाना पड़ेगा। आप सिंपल से हल्का से फूंक भी दोगे तो धागा अपने आप सीधा हो जाएगा। ऐसे करके देखो, ये फूको, धागा अपने आप सीधा हो गया। मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हो, ये काम ये एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है, किसके अगेंस्ट कर रहा है, ये स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग इसे अपने तरफ खींच रहा होगा, इधर खींच रहा होगा, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे उधर खींच रहे हो, तो इससे ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। जितना स्प्रिंग फोर्स है उससे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो वर्क डन होना चाहिए दैट मस्ट बी वेरी वेरी स्लोली।
द वर्क शुड बी डन वेरी वेरी स्लोली। क्यों? हम काम को धीरे धीरे क्यों करेंगे? इतना स्लोली बोला जाता है कि काम इतना स्लोली करो, मतलब ये जो ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लाने का जो प्रोसेस है ये इतना धीमे धीमे होना चाहिए कि इस ब्लॉक का वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, बहुत धीरे धीरे। जैसे ये ब्लॉक है, आप इसे धीरे धीरे खींच कर ला रहे हो, मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स ये लगा रहा है ना उतना ही फोर्स आप इधर लगाओ, उससे थोड़ा ज़्यादा लगाओ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लगाओगे देखो क्या होगा, खींचोगे तो ब्लॉक यहाँ पे अचानक से खींचने में इस ब्लॉक का वेलोसिटी बढ़ जाएगा अचानक से। अब एक बार ब्लॉक का वेलोसिटी बढ़ा, अब सोचो क्या होगा, ब्लॉक का वेलोसिटी जब बढ़ गया तो क्या ब्लॉक में अब पोटेंशियल एनर्जी के अलावा भी कोई और एनर्जी आ जाएगा? मोशन के कारण कौन सा एनर्जी आता है? काइनेटिक एनर्जी। अब इस ब्लॉक को हम इतना तेज़ी से मूव कर दिए उधर कि ब्लॉक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या चेंज इन शेप के कारण आ रहा है, लेकिन एक और एनर्जी आ गया उसके अंदर, एक और एनर्जी आ गया, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। हमारा मेन मोटिव क्या था? हम चाहते थे हम ब्लॉक को इस तरह से मूव करें वहाँ से वहाँ तक कि जितना भी एनर्जी है वो सारा का सारा पोटेंशियल के फॉर्म में इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाए। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर तो हुआ, लेकिन कुछ एनर्जी खर्च हो गया इसको वेलोसिटी देने में, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी आ गया ना। अब काइनेटिक एनर्जी में कुछ एनर्जी चला गया तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों आ गया। हम सिर्फ क्या चाह रहे हैं? हम सिर्फ चाह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए इसका जो वेलोसिटी होगा ये कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। वर्क शुड बी डन वेरी वेरी स्लोली, इतना स्लोली कि इस ब्लॉक का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसका ज़ीरो होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² माइनस u², यही होता है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो गया। जितना इनिशियल वेलोसिटी है उतना ही फाइनल वेलोसिटी है, तो v माइनस वी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? ज़ीरो। तो ये एक कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ लेते हो तो आपको 9th में, आपको 10th में, 11th में, 12th में पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसानी के साथ, बहुत आराम से समझ लोगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप स्प्रिंग खींच रहे हो, ठीक है, बट स्प्रिंग को बहुत ही धीमे धीमे खींचना है, ब्लॉक को बहुत ही धीमे धीमे खींचना है। अचानक से फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर अचानक से फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि ब्लॉक जो हमारा मूव कर रहा है उसमें आ जाएगा वेलोसिटी। अब जैसे ही वो मोशन में आया, वेलोसिटी में आया, मतलब जैसे ही उसके अंदर वेलोसिटी आ गया या चेंज इन वेलोसिटी आया तो कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगा काइनेटिक के फॉर्म में। और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो हम चाहते हैं कि हमारा सारा का सारा एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप उतना ही फोर्स लगाओ जितना स्प्रिंग फोर्स है। मतलब ये देखो, ये कंडीशन है, एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगना चाहिए, लगभग अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली का साइन है, अप्रॉक्स का साइन है। एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स। बस उतना ही फोर्स लगाइए जितना फोर्स का ज़रूरत है, मतलब जितना स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है पीछे की तरफ, क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे लगाते हैं नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल जाता है जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो स्प्रिंग फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव का ये मतलब होता है। तो बात समझ आ गई। अब यहाँ देखिए हो क्या रहा था, ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप ये था स्प्रिंग का, हम इसका शेप चेंज करके कुछ और कर दे रहे हैं। तो इस ये चेंज लाने में, इतना चेंज लाने में आपने कुछ काम किया होगा, वो सारा का सारा काम अगेंस्ट दिस स्प्रिंग फोर्स हुआ होगा, और स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब उसके कारण जो आपने काम किया है वो इस स्प्रिंग के अंदर इस स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सारा का सारा जो वर्क आपने किया वो वर्क कहाँ गया? वो स्टोर हो गया इस स्प्रिंग के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ नोन एज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही आप यहाँ से फोर्स रिलीज करते हो तो एनर्जी इसके अंदर स्टोर था, अब वो स्टोर एनर्जी को, जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो चुका है, वो अब स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करने लगेगा, मतलब उसको खर्च करेगा जो एनर्जी मेरे अंदर स्टोर है। अब मुझे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाना है, तो मैं क्या करूँगा? मेरे अंदर जो एनर्जी स्टोर है मैं उसे अब खर्च करूँगा। किस लिए खर्च कर रहा हूँ मैं? अपने आप को उस पोजीशन में वापस लाने के लिए। तो अब ये स्टोर एनर्जी खर्च होने लगेगा, ये स्टोर एनर्जी खर्च होगा।
तब ये जा कर के वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ पाएगा। देख रहे हो एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा है। आपने काम किया, आपने काम करके इस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर कर दिया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही यहाँ से स्प्रिंग ये एक्सटर्नल फोर्स हटा, वैसे ही ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को अपने ओरिजिनल शेप में लाना चाहेगा, ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहेगा, और उसके लिए जितना एनर्जी इसके अंदर स्टोर था वो सारा का सारा एनर्जी ये खर्च कर देगा, एक्सपेंड कर देगा, खर्च कर देगा। खर्च करके वो सारा का सारा पोजीशन को अपने पूरे स्प्रिंग को, ब्लॉक को अपने ओरिजिनल शेप में या अपने ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। यही कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। याद क्या रखना है, वर्क मस्ट बी डन वेरी वेरी स्लोली सच दैट द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी का चेंज नहीं होना चाहिए, तब जाकर के काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना आएगा, 0। इसीलिए हम यहाँ पे स्लोली काम करते हैं, कांस्टेंट वेलो। कोई पूछे आपसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्यों आप मूव कर रहे हो, तो आप बोलोगे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 चाह रहे हैं, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, हम काइनेटिक एनर्जी निकालना नहीं चाह रहे हैं। अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं करेंगे तो कुछ एनर्जी ब्लॉक के अंदर काइनेटिक के फॉर्म में आ जाएगा और हमें एक्यूरेट एनर्जी मिलेगा नहीं जो हम चाहते हैं। समझ आ गया। तो ये था स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना ही आपको थ्योरी में समझना है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आप सीखोगे हायर क्लासेस में। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इस वाले पॉइंट को बहुत डिटेल में समझना और अच्छे से समझना, क्योंकि यही आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आपको समझ आ जाए सब कुछ और आप प्रॉपरली समझ पाओ। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अभी आप समझ चुके हो कि आपको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आप किसी भी काम को करते हो जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट होता है, आपका कोई भी काम, चाहे वो आप उस काम को यूज़ कर रहे हो स्प्रिंग मूव करने में, चाहे आप किसी भी काम को कर रहे हो, बट अगर वो काम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है, तो पूरा का पूरा काम हो जाएगा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट विल बी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ हियर व्हाट वी वांट टू डिस्कस, वी वांट टू डिस्कस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अब ये समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास ग्राउंड में एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास हम मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, स्मॉल m। बात समझे। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और उठा करके इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देंगे, मतलब इसका पोजीशन चेंज कर देंगे। उठाकर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे। क्लियर है। इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आए तो क्या इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज आया है, ध्यान से देखकर बताइएगा। आंसर है यस, इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में आ गया चेंज। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वापस से वही कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट क्या है, आपको काम करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक उठाने में। तो ये जो काम होगा आपका, दिस विल बी डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो हो क्या रहा है, इसको अच्छे से समझना। ये आपके पास एक मार्कर है, आप चाहते हो इस मार्कर को उठाना, तो आप क्या करोगे, ज़रा सोचो आप क्या करोगे। आप इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाओगे, आप इसे खींच करके ऊपर ले आओगे, ये हो गया इसका पोजीशन चेंज। सेम यहाँ पे भी ये मार्कर है, इसका मास m है, आप इसका पोजीशन चेंज कर रहे हो, यहाँ से यहाँ लेकर आ गए, पोजीशन में चेंज हुआ ना इसका। ये चेंज ला कौन रहा है, ये चेंज ला रहा है एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं। ये जो फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है इस मार्कर को ऊपर तक लेकर जाने में। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अच्छा एक और बात, ये जो काम हुआ ये कैसे होना चाहिए, वर्क डन मस्ट बी वेरी वेरी स्लोली, ये काम बहुत ही धीमे धीमे होना चाहिए। दूसरा चीज़ सच दैट इसका वेलोसिटी होना चाहिए कांस्टेंट। आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हो तो इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, धीरे 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 लेकर के इसे ऊपर आएंगे। जिस वेलोसिटी के साथ उठाए थे उसी वेलोसिटी के साथ धीरे धीरे धीरे, जितना फोर्स आप लगा रहे हो वो फोर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे आप उठा करके ऊपर लाकर इस तरह से पोजीशन में चेंज कर दिया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ हाफ m v² माइनस u²। v और u, जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, v इज इक्वल टू यू या u इज इक्वल टू v, इनिशियल वेलोसिटी
एंड फाइनल वेलोसिटी, ये बराबर हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। मतलब हमारा एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में वेस्ट नहीं हो रहा है, सारा का सारा एनर्जी अब स्टोर हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। अब समझिएगा, हमने ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठाया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का हुआ ऊपर की तरफ, हुआ कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का ऊपर की तरफ, क्योंकि हम नीचे से ऊपर उठा रहे हैं। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, साइन असाइन करना पड़ेगा। अगर साइन देख लेते हैं यहाँ पे, अगर दूसरा कोई वेक्टर आ जाता है जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो हम साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया गया तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कहाँ है, हम डिफाइन कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो एक कंजर्वेटिव फोर्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी जाकर हम उसे डिफाइन कर पाएंगे। तो ध्यान से देखो, क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी काम करेगा कुछ? अगर आप उससे ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हो तो ग्रेविटी इसे नीचे लाने का काम करेगा, Fg फोर्स ऑफ ग्रेविटी करेगा ना। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आ गया पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अब समझिए, मार्कर को हम लोग क्या कर रहे थे, मार्कर हम ऐसे उठा रहे हैं इस तरह से, लेकिन ये मार्कर को उठाया जा रहा है तो मार्कर को उठाने में जो काम हो रहा है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, एक फोर्स है जो इस मार्कर को नीचे की तरफ खींचना चाह रहा है, और हम इस फोर्स के अगेंस्ट ऊपर उठा रहे हैं। देखो ये फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है और हम इस फोर्स के अगेंस्ट मार्कर को ऊपर उठा रहे हैं, तो फोर्स जो है नीचे की तरफ, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अगेंस्ट कुछ काम किया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट जो आप काम कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा वर्क स्टोर हो जाएगा मार्कर के अंदर या इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसका मास है m। समझ आई? तो इसका जो मास है m, इस मास में कुछ एनर्जी स्टोर होगा। वो एनर्जी आया कहाँ से, वो एनर्जी आया है हमारे काम करने से, जो हमने काम किया इसके अगेंस्ट। मार्कर को हम ऊपर उठा रहे हैं, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये नीचे की तरफ खींच रहा है, आप ऊपर की तरफ से उठा रहे हो, तो कंडीशन ये होना चाहिए कि जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो दैट मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। समझ आया? तब जा कर के आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और वर्क होगा स्लोली, धीरे धीरे काम होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है यहाँ पे। बात समझ आ गई? अब एक कंडीशन और यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम जब ऊपर उठा रहे थे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक h हाइट तक ऊपर गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका h हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इसका h हो गया। अब हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये सब क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया तो बोलो, सॉरी क्लियर हो गया तो मैं इसे मिटा देता हूँ। हम डिराइव कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। मास इज़ m, डिस्प्लेसमेंट हुआ h, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यहाँ पे एक्ट करेगी नीचे की तरफ, मान लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g नीचे की तरफ, ठीक है। अब चलो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये वर्क डन किसके अगेंस्ट होना चाहिए? ये काम होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, तो हम ये लिख लेते हैं Fg, क्योंकि जिसके अगेंस्ट काम किया जाए ना उसी को वहाँ पे लिखते हैं उस फोर्स में। तो फोर्स इज Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? क्या ये m इंटू जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg। यस, तो यहाँ पे हम फोर्स के प्लेस पे लिखेंगे m इंटू जी। हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क आपको तो समझ आ ही गया होगा, नेगेटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको समझाया है। जब वर्क डन पॉजिटिव आ जाए तो आपने काम किया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, और जब नेगेटिव आ जाए तो ऑब्जेक्ट ने अपना वर्क को खर्च कर दिया, ठीक है। वर्क जब सारा का सारा जो एनर्जी होता है, जब वो एनर्जी एक्सपैंड होता है या फिर जब एक खर्च होने लगता है तो नेगेटिव के फॉर्म में वर्क आता है, और जब एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जाए, एनर्जी गेन हो, तो वो पॉजिटिव होता है। तो फोर्स इज m इंटू जी। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखो, ये डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट h है, तो h हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। अभी हम साइन कन्वेंशन यहाँ नहीं ले रहे हैं। साइन कन्वेंशन लेना तो mg नीचे के डायरेक्शन में है और h ऊपर के डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट हो जाएगा तो माइनस लग जाएगा वहाँ पे, माइनस mgh ऐसे आना चाहिए। बट हम सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए हम मैग्नीट्यूड सिर्फ देख लेते हैं, आगे समझा देंगे ये माइनस और प्लस का क्या कॉन्सेप्ट है, आगे समझा देंगे। तो वर्क डन कितना आया mgh। क्या ये सारा का सारा काम इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा? यस, स्टोर हो जाएगा। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि कुछ काम किया गया तभी तो यहाँ से यहाँ आया है। तो दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
in the form of potential energy exactly बोलो तो potential energy, therefore we can write potential energy is equal to mgh। और याद रखना ये पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये स्पेशल केस है। ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन पोजिशन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आई? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड as, or we can, I am just reading out this statement that is written in your book. You can just pause the video and you can write down. Gravitational potential energy of an object at a point above the ground level is defined as the work done in raising it from ground level to that point. Thus, gravitational potential energy at that point is actually a relative term which is described by change in potential energy with respect to ground level considering bias. Anyways, इसको छोड़ो, डेरिवेशन लैंग्वेज छोड़ दो, बस समझो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू सम हाइट, द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, or if you want to write, if you want me to write, I am writing the statement, you can copy down. The work done in raising the object from one point to another point against the gravitational force, is stored in the form of gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो आप यही स्टेटमेंट लिख लेना, यहाँ से ग्रेविटेशन हटा लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में, स्कूल लेवल एग्जाम में अगर आपसे पूछ रहा है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आपसे पूछ रहा है डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और फॉर्मूला ये लिख कर आना mgh। पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई? सो इसका फॉर्मूला होता है m × j × h। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, देखो ये जो काम हो रहा है ये आप किस पाथ को फॉलो करके काम कर रहे हो, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। रब करें, देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख लेना, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो किस पे डिपेंड करेगा ये? सो ये डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ये डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इट only depends on initial and final positions। किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। आपको देखना है कि इनिशियल पोजीशन क्या था ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन क्या था, बस उतना ही देखना है आपको। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और आपके पास इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए 3 पाथ है। एक पाथ तो ये रहा, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। एक पाथ तो ये रहा और एक पाथ मान लो ये रहा। तो इन तीनों पाथ में
आप काम निकालोगे, वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ, वर्क डन बाय द सेकेंड पाथ, और वर्क डन इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट इन दिस थर्ड पाथ, और वर्क डन इन दिस सेकेंड पाथ। तो तीनों पाथ में अगर आप कंजर्वेटिव फोर्सेस को ले करके काम निकालोगे तो तीनों के कारण वर्क डन सेम ही आएगा, क्योंकि इसका इनिशियल पोजीशन ये है और इसका फाइनल पोजीशन ये है। पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे। ये सब कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव पे मैंने आपको डिस्कस करके बताया है, वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन है इसका। आप जाकर एक बार वीडियो नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 देख लो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट वहाँ से ईजिली समझ आ जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे, जैसे एक्चुअली मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो आवाज़ भी प्रॉपर्ली निकल नहीं रहा और वॉइस मॉड्यूलेशन भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सो एनीवेज कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को। देखिएगा, मान लो आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से यहाँ लेकर आते हो, ये फर्स्ट पाथ है, और सेम ऑब्जेक्ट को आप किसी दूसरे पाथ से लेकर आते हो। जैसे यहाँ से आप पहले इधर गए, फिर 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 इधर गए, और ऑब्जेक्ट को उसी हाइट पे लेकर ला कर रख देते हो जिस हाइट पे पहले आपने रखा था। मान लो ये हाइट h है, यहाँ से भी यहाँ से यहाँ तक ये सेम हाइट, वर्टिकल हाइट h है, और तीसरा है ये। अगेन इसको घुमाते 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 यहाँ पे लाकर रख दिए। तो ज़मीन से ये जो हाइट है, ये हाइट ज़मीन से ये h ही है, h है, कुछ और नहीं, h है, ठीक है। मान लो 5 मीटर है वो ज़मीन से। तो क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन तीनों में अलग अलग होगा या सेम होगा? मैंने अभी आपको बताया जो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो काम होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। आप देखो इनिशियल पोजीशन क्या था, इनिशियल पोजीशन तीनों का वही है, फाइनल पोजीशन भी तीनों का वही है, तो वर्क डन जो निकल कर आएगा वो भी सेम होगा। वर्क डन तीनों का सेम आएगा, सेकंड पोजीशन ये, थर्ड पोजीशन ये। तो वर्क डन बाय फर्स्ट, वर्क डन बाय सेकंड एंड वर्क डन बाय 3। ऐसा कब होगा? ओनली इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डन सेम आ रहा है मतलब क्या सेम आएगा? पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो काम कर रहे हैं वो कहाँ गया? वो सब पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा याद रखना, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो, या फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो। वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ से उसको कोई लेना देना नहीं है। आप उसे घूम घूम कर लेकर ऊपर जा रहे हो और सीधा सीधा ऊपर लेकर आ रहे हो। सिर्फ आपको देखना है कि इनिशियल कहाँ पे था, फाइनल वो कहाँ तक पहुँचा, बस। इनिशियल से फाइनल का डिस्टेंस देख लो, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको सिर्फ देखना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ये होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देख लोगे, आपका आंसर आ गया। ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण आता है पोटेंशियल एनर्जी, और कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ इंडिपेंडेंट होता है। एक और बात, कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण एक राउंड ट्रिप में वर्क डन होता है 0। कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण एक राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। इसको भी समझ लो। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसका हाइट h है। हम जब इसे ऊपर लेकर जा रहे थे तो कितना एनर्जी स्टोर हुआ था? एनर्जी कितना स्टोर हो रहा था? mgh, ठीक है। तो अब इसे दो तरीके से समझो। मान लो हम जब ऊपर यहाँ से यहाँ लेकर आए, तो इस वाले पाथ को जब हम ऊपर लेकर आ रहे हैं ऐसे, इस वाले पाथ को हम मान लेते हैं पाथ नंबर 1। एक मिनट, अब समझो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर है, अब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। एक बार हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक उठा कर ले आए, अब ऑब्जेक्ट को वहाँ से वापस नीचे लाएंगे, तो ये पाथ नंबर 2 हो जाएगा। ये क्या ये कंप्लीट साइकिल हो गया? एक कंप्लीट राउंड नहीं हो गया? नीचे से लेकर ऊपर गए, फिर ऊपर से लेकर नीचे आ रहे हैं, तो एक कंप्लीट राउंड हो गया ना। ये काम किसके कारण देखना है? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण देखना है, राउंड ट्रिप में काम देखना है। देखो, तो सबसे पहले वर्क डन इन फर्स्ट पाथ, इस वाले पाथ में जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाया गया तो कितना काम हुआ? आप जानते हो फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे साइन के साथ हम रखेंगे सारी चीज़ों को। इससे पहले साइन के साथ नहीं रख रहे थे, क्योंकि हम सिर्फ एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी होता है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे थे। बट अब हमें प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा कि वर्क डन 0 है, तो साइन के साथ रखना पड़ेगा। देखो, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। हम एक साइन कन्वेंशन ले लेते हैं कि नीचे की तरफ जो भी आएगा वो नेगेटिव में ले लेंगे और ऊपर वाला डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो जी नीचे की तरफ आ रहा है ना, जी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो ये हो जाएगा -g
इनटू, जब हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ से सीधा ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेकर गए, फिर ऊपर से नीचे लेकर आएंगे हम। ये राउंड ट्रिप मतलब ये मत समझ रहे कि ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से घुमा रहे हैं, नहीं, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे घुमाओगे तो भी वही आएगा, क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता नहीं है ये। देखो यहाँ से सीधा हम ऊपर लेकर जा रहे हैं ऐसे, ये फर्स्ट पाथ हो गया, और ऊपर से जब नीचे लेकर आएंगे तो ये सेकंड पाथ हो गया। तो फर्स्ट पाथ में नीचे से जब ऊपर लेकर आ रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाने के टाइम में डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो ऊपर का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो mgh मतलब ये हो गया माइनस ऑफ mgh। वर्क डन इन फर्स्ट पाथ में एनर्जी आया mgh माइनस mgh। सेकेंड पाथ, वर्क डन इन सेकेंड पार्ट कितना आ जाएगा, देखो अगेन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, फोर्स क्या है यहाँ पे m इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स हम ले रहे हैं, याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम काम निकाल रहे हैं, दिस इज Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, m इंटू जी अभी भी नीचे की तरफ होगा कि नहीं, जी हमेशा नीचे की तरफ होता है, m इंटू माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट अब किधर होगा, ऊपर से नीचे होगा या नीचे से ऊपर होगा। अब ऑब्जेक्ट 2 से 1 आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है ना, तो ये हो गया माइनस ऑफ h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mgh। वर्क डन इन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वर्क डन इन राउंड ट्रिप, इन कंप्लीट राउंड ट्रिप, दैट इज इक्वल टू वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्टली ऐड कर दो। पहले पाथ को लेकर जब वर्क डन किया गया तो वो कितना आया, दूसरे पाथ से वर्क डन कितना आया, W2 हो गया, दोनों को ऐड करो, टोटल वर्क डन निकाल लो। टोटल वर्क डन हो गया माइनस ऑफ mgh प्लस mgh कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कंप्लीट राउंड में जो काम किया जाएगा, अगर वो काम कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट हो रहा है या कंजर्वेटिव फोर्सेस कर रहा है वो काम, तो एक राउंड ट्रिप में वर्क डन आएगा 0। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, आपको इस पूरे लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है mgh। साइन के साथ पुट करना चाहो तो पुट कर सकते हो, इसका कुछ मतलब होता है एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। नहीं पुट करना चाहो तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तब भी आप कर सकते हो। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर ले क्या, अगले लेक्चर में इसका डिटेल न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, चलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस कॉन्सेप्ट वही है, समझना है आपको। रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और इसके कारण आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एनीवेज ये पूछेगा नहीं आपसे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। मास यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है, मास है 2 kg, और इसको रेज करना है टू अ हाइट ऑफ, कितना हाइट तक इसे ऊपर ले जाना है, 10 मीटर्स, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बोल रहा है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये रहा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास हमें दे रखा है, दैट इज़ m इज़ इक्वल टू 2 kg। इस ऑब्जेक्ट को हम कितना ऊपर उठाना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम उठाना चाहते हैं 10 मीटर्स ऊपर तक, यहाँ लाना चाहते हैं इसे। तो इसको ऊपर लाने में कितना एनर्जी या कितना काम किया जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम किया जाएगा इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में। तो आपको पता है वर्क डन होता है क्या है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर है h। m का वैल्यू क्या हो गया, m का वैल्यू है 2, g का वैल्यू 9.8 बोला गया लेने के लिए, हाइट का वैल्यू है 10, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 98 इंटू 2 आ जाएगा 196 जूल्स। इतना काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा, तब जाकर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। या फिर मान लो कि अगर पूछ देता है कि कितना एनर्जी स्टोर होगा जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेकर जाओगे, तो वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो अल्टीमेटली मतलब तो वही हो गया ना, वर्क डन निकालो या पोटेंशियल एनर्जी निकालो। यहाँ पे सिंपली आप ये फॉर्मूला भी लगा देते ना, वर्क डन इज इक्वल टू, समझ करके वर्क डन इज इक्वल टू mgh। ऐसे तो वर्क डन ही होता है mgh, जो वर्क डन फाइनली चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो सारा का सारा एनर्जी तो उसमें स्टोर हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो mgh से भी आप डायरेक्टली आंसर ला सकते थे। अगर किसी तरह का कोई डाउट रह गया हो इसमें तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये टॉपिक समझ आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस।